हाँ बच्चों, कैसे हो? अब ये थर्ड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ मैं, ज़्यादा तंग नहीं करता। क्वेश्चन 25 किसका है? ये इम्पेयरमेंट का। ये ए लिमिटेड एक्वायर्स 80% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी बी लिमिटेड फॉर 3200। ए लिमिटेड ने कितने में एक्वायर किया है सब्सिडरी बी को? 32 में। चलो इससे पहले है ना, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ बात। ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन आना चाहिए। अब नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं। इम्पेयरमेंट वाले क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन एक्चुअली तो क्या है, कंसोलिडेशन प्लस इंपेयरमेंट के कंबाइंड है। लेकिन अब मैं बोलूँ कंसोलिडेशन की बात कर देंगे तो कोई मतलब नहीं है। रिवीजन कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो याद ही है ना आपको। एक सब्सिडरी खरीदी जिसकी नेट एसेट कितनी है? 700, ठीक है। और उसको पीसी कितना दिया? 800। कितने के लिए? 80% पार्ट के लिए। तो होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी क्या एंट्री डालती है? 100% नेट एसेट मिलाएगी, क्योंकि सारी की सारी नेट एसेट पर मेरा कंट्रोल आ गया 700। और पीसी कितना दिया? 800। इक्विटी शेयर कैपिटल कैश जो भी दिया। अब एनसीआई को मेजर करने के बच्चों दो मेथड होते हैं। या तो नेट एसेट का कितना ले लो? 20%। एनसीआई का मतलब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, कि 700 में से 140 तो अपना है ही नहीं। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 700 की एसेट आई, अपने ने तो 80% एक्वायर किया, तो 140 अपना है ही नहीं। तो गुडविल किससे आ जाएगी? बैलेंसिंग फिगर से। और सेकंड क्या मेथड है कि एनसीआई को किस पर नो लो? 700 का 20% नहीं लेना। क्या लेना है? अगर 80% एक्वायर करने के लिए पेरेंट ने कितने दिए हैं? 800। तो एनसीआई की खुद की फेयर वैल्यू कितनी होती है? ये तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट के हिसाब से हमने क्या निकाल दिया? एनसीआई निकाल दिया। तो 800 अगर अपने आप में 80% है, तो अगर 100% खरीदती, पेरेंट 100% खरीदता तो कितने देने पड़ते हैं? 1000। तो एनसीआई के कितने हो गए? 200। एनसीआई को की खुद की फेयर वैल्यू निकालो। क्वेश्चन दे दे तो ठीक है, नहीं तो कैसे निकालो? अगर 80% के लिए 800 देने पड़े तो 20% के लिए कितना देना पड़ता? तो अब ये आ गया एनसीआई। और ये क्या है? फुल गुडविल। इसको हम क्या बोलते हैं? फुल गुडविल मेथड। और इसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनेट गुडविल। इस गुडविल का मतलब क्या है कि पेरेंट ने दिए 800, बदले में उसको क्या मिला? 700 माइनस 140, क्योंकि 20% नेट एसेट तो किसकी है? एनसीआई की। तो 800 माइनस कितना हो गया? 560 होता है। तो ये गुडविल सिर्फ किसकी आ रही है? पेरेंट की आ रही है। पेरेंट ने 800 दिए और बदले में 700 का 80% एक्वायर किया। 700 का 100% डेबिट किया, 20% क्रेडिट कर दिया, तो 700 का कितना रह गया? 80%। पक्का? तो ये गुडविल कितनी आ गई? 800 माइनस 560 कितने की आ गई? 240। बट ये किसके रिलेशन की गुडविल है? ये किसकी गुडविल है? सिर्फ पेरेंट के 80% की। और ये गुडविल कौन सी है? 100%। अब हमें इस पर क्या करना है? इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। इन दोनों में से अलग अलग मेथड, जो आपकी चॉइस है वो आप लगा सकते हो। ये कौन बोलता है? कंसोलिडेशन वाला इंडेक्स 103। अब इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे तो बताओ, अगर ये वाला ही मेथड है तो 700 प्लस 300 1000। और रिकवरेबल अमाउंट एंटिटी की कितनी है? 900। तो लॉस कितने का आ गया? 100 का। अब बताओ, जिसने रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, या एंटिटी की आने वाले कैश फ्लोज की क्या है? पीवी। अब आप बताओ, आप समर्थ खरीद रहे हो। पहले मैंने समर्थ को खरीदा था और इस तरह से किया हुआ है। 700 का 80% मेरा है। अब जिसने रिकवरेबल अमाउंट है वो तो उस एंटिटी की फुल गुडविल को ध्यान में रखकर ही आएगी हमेशा हमेशा। भाई आज आप समर्थ खरीद रहे हो तो आप ऐसे थोड़ी बताओगे समर्थ में नेट एसेट 700 है, देने वाला पीसी अगर 1000 दे रहा है, 800 की बजाय टोटल कितना दे रहा है? 1000। तो वो तो पूरी गुडविल के ही दे रहा है ना। जो देने वाला रुपया दे रहा है वो नेट एसेट प्लस गुडविल सबका मिला मिलू के कितना दे रहा है? वो तो 100% गुडविल के ही दे रहा है। तो ये अगर 100% गुडविल ही रिकॉर्डेड है तब तो कोई इशू ही नहीं है। 700 किसका है? नेट एसेट सब्सिडरी की। 300 क्या है? गुडविल। और नेट के रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 900। लॉस कितने का आ गया? 100 का। पहले किस पर जाएगा? गुडविल पे। अब 100 का गुडविल पर जाएगा तो ये गुडविल हो चाहे कुछ भी हो, पी&एल और एनसीआई दोनों में जाएगा ना। ये कि जो ये गुडविल इंपेयर हुई है इसमें दोनों का हिस्सा है ना। तो सारा का सारा लॉस किसका नहीं है? पेरेंट का नहीं है। तो पेरेंट अपने प्रॉफिट में से कितना बुक करेगा? लॉस बुक करेगा 80। और एनसीआई को कितना लॉस लगेगा? 20। एनसीआई का भी तो नुकसान है, 80-20 में बांट लेंगे। बोलो, लॉस कितने का आया? कैसे निकाला? कैरिंग अमाउंट प्लस गुडविल। कैरिंग अमाउंट ऑफ रिमेनिंग एसेट प्लस गुडविल 1000 हो गया। 1000 के कितने मिलने हैं? 900। तो लॉस कितने का? 100 का। पहले किस पर जाएगा? गुडविल पे। लेकिन डेबिट क्या होगा इस बार? सारा का सारा कौन नहीं होगा? पी&एल नहीं होगा, क्योंकि ये एसेट्स क्या है? 80-20 में है। तो 80% पेरेंट का पी&एल और 20% एनसीआई।
अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट कितनी हो जाती? 600 हो जाती। तो क्या होता? 700 और 300, 1000 का कितना मिलता है? 600। तो 300 तो किस पे चला जाता है? लॉस कितने का आ जाता है? 400। 300 गुडविल पे, 100 रिमेनिंग एसेट्स पे, और 80 और 20 के रेशियो में मार दी। अब दूसरे वाला इंटरेस्टिंग है। जब आपकी गुडविल बुक में रिकॉर्डेड ही कितनी है? 240 है। ये वाला जो मेथड लगा रखा है, तो आपकी गुडविल बुक में है ही कितनी? 240। तो अगर आप क्या करोगे, 700 प्लस 240 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 940। तब तो ये कितना आ जाएगा? 940। अब 940 में बाकी एसेट्स तो क्या है? पूरी है। बट गुडविल क्या है? सिर्फ पेरेंट वाले पार्ट की है। जबकि सामने वाला जो रुपए दे रहा है वो तो किसके दे रहा है? पूरी एंटिटी के दे रहा है। तो उसमें गुडविल गुडविल के भी रुपए क्या है? 100% जुड़े हुए हैं। तो भले ही आपने कितना रिकॉर्ड कर रखा है, आपकी बुक में गुडविल कितने की है? 240 की है, तब भी आप उसको ग्रोस कर लो। पहले कितना? 60 ऐड कर दो। 240 अपने आप में कितना है? 80% है। तो 60 गुडविल को इनसे निकालो एनसीआई की, और इसको टोटल पे लाओ। बुक में भले ही कितनी रिकॉर्डेड है? 250 है। ये अपने आप में 80% है, तो 100% निकालना ही पड़ेगा तुम्हें। तो गुडविल भले ही बुक में नहीं रिकॉर्डेड है, तो भी आप ग्रोस करो। अब ग्रोस करो तो ग्रोस की एंट्री डाल दो वापस से। कितने का लॉस आ गया? 100 का। पहले ग्रीन वाला देखो, लॉस कितने का आ गया? 100 का। और 80-20 इसमें डाल दिया। अब सिंस एनसीए वाली गुडविल रिकॉर्डेड ही नहीं है, तो क्या करो, उसको एलिमिनेट कर दो। 20-20 हटा दो। गुडविल कितने की राइट ऑफ करो? 300 रुपए की गुडविल में से कितने का लॉस हुआ है? 100 का ना। अब आपने एंट्री क्या डाल दी? पी एंड एल में 80 और एनसीआई में 20, और गुडविल कितने की? 100 की। तो ये तो तब होगा जब क्या हो, एनसीआई वाली गुडविल भी क्या हो? रिकॉर्डेड हो। क्योंकि हमने तो 700 और 300 1000 मान के किया है। बोलो तो 300 में से कितने की गुडविल राइट ऑफ हुई है? 100 की। 300 अगर होता तब कितने की राइट ऑफ हुई है? 100 की। हमारी तो रिकॉग्नाइज गुडविल है ही कितनी? 240। एनसीए वाली हम क्यों राइट ऑफ करें जब हमारी बुक में है ही नहीं? अरे बोलो। तो इसमें 100 के अंदर एनसीए वाला पार्ट कितना है? 20। वो ना तो एनसीए को डेबिट डालो, क्योंकि एनसीए वाली गुडविल रिकॉर्डेड ही नहीं है ना। एनसीए वाली गुडविल क्या नहीं है? रिकॉर्डेड ही नहीं है। तो आप पहले तो ऐसे ही कर लो जैसे क्या है, ये वाला मेथड अडॉप्ट किया हुआ है। भले आपने 240 करा हुआ है, तो भी आप क्या कर लो, ऐसे मान के कर लो। ऐसे मान के कर लो। और फिर अगर एनसीए वाली गुडविल राइट ऑफ हो रही है तो उसको हटा दो। तो एनसीए वाली गुडविल राइट ऑफ हो रही है तो उसको हटा दो, क्योंकि एनसीए का गुडविल में शेयर रिकॉर्डेड नहीं है। तो यहाँ से 20 हटा दो, यहाँ से 20 हटा दो। तो नेट एंट्री क्या कर दो? पी एंड एल टू गुडविल 100 से। रिकवरेबल अमाउंट 600। आपकी रिकॉर्डेड गुडविल कितनी है? 240। फिर भी आप एक बार उसको ग्रोस कर लो। और लॉस कितने का आ गया? 400 का। तो लॉस 400 का आ गया। तो पहले 400 का लॉस तो तभी है जब गुडविल कितने की है? 300। तो पहले क्या लिख लो? 300। बाकी रिमेनिंग एसेट्स पर कितना? 100। 400 को 80-20 में बांट लिया। अब रिमेनिंग एसेट्स का तो एनसीए रिकॉर्डेड है, लेकिन क्या है, गुडविल का एनसीए रिकॉर्डेड है ही नहीं। तो 300 में एनसीए का गुडविल का शेयर कितना था? 60। गुडविल बुक में 240 थी ना आपने, तो राइट ऑफ भी कितनी होगी? 240। तो अब एनसीए वाला दोनों तरफ से क्या कर दो? हटा दो। तो एक्चुअल में एनसीए का शेयर कितना बुक हो रहा है? 20। और वो किन में बुक हो रहा है? लॉस कितना आया टोटल? 400, जिसमें गुडविल का कितना है? 300। तो एनसीए वाली गुडविल तो रिकॉर्डेड ही नहीं है, तो उसका लॉस राइट ऑफ नहीं होगा। बाकी बच गया कितना? 100। 100 में एनसीए का कितना है? 20। तो ये सिर्फ क्या हो रहा है, रिमेनिंग एसेट्स में एनसीए का लॉस बुक हो रहा है। क्योंकि एनसीए जब ये एंट्री डलती है तो क्या नहीं रिकॉर्ड होता? एनसीए का गुडविल का शेयर रिकॉर्ड नहीं होता, और गुडविल डेबिट भी नहीं होती। लेकिन ये ग्रोस पे है। और जब रिकवरेबल अमाउंट ये सॉरी क्या, कितने परसेंट गुडविल है और कितने परसेंट एनसीए है? मतलब ना एनसीए की गुडविल रिकॉर्डेड है और ना ही एनसीए प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है। जबकि रिकवरेबल अमाउंट जब एंटिटी की आती है तब क्या होती है? वो तो सब कुछ को ध्यान में रखकर आती है। वो तो 100% पर आती है वैल्यू इन यूज। तो एक बार ये मान लो कि ये होता तो क्या होता, वो एंट्री सोच लो। और फिर क्या देखो कि गुडविल में एनसीए का शेयर राइट ऑफ गलत कर दिया, क्योंकि हमने रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा। तो इसलिए यहां से भी कम राइट ऑफ करो और एनसीए को भी डेबिट कम करो। अब गुडविल से ऊपर आ जाए तो क्या होगा? तो पहले तो एक बार तो यही मान लो कि वो ग्रोस करके, और फिर क्या करो, गुडविल वाला पार्ट क्या कर दो? लेस कर दो। फटाफट से आओ क्वेश्चन पे। 3200 में खरीदा। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट कितने की है? 3000 की।
और एनसीआई कैसे रिकॉर्ड किया हुआ है 3000 का 20%, मतलब नेट एसेट पर बेस्ड किया हुआ है, तो मतलब कौन सा है प्रोपोर्शनेट वाला है। और प्रोपोर्शनेट वाला ही देगा, दूसरे वाला देगा भी नहीं क्योंकि वो आसान हो जाता है। तो एक तरह से इसने एंट्री क्या करी, नेट एसेट कितने की 3000, एनसीआई कितने का 600, 3000 का 20%, और पीसी कितने का 32, गुडविल कितने की आगे कितने की 800 की। ये एंट्री इसने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ, मैंने एंट्री फॉर्म में बना दिया। एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स कितने की होगी 2700। ये एसेट्स की वैल्यू भी तो कम हो जाएगी, वो तो मैंने हाथों हाथ करके बता दिया, तभी तो एग्जांपल के बाद क्वेश्चन कराना पड़ रहा है, नहीं तो एग्जांपल से ही बात खत्म हो जाती। आज ही खरीदा, आज ही इंपेयरमेंट लगा दिया, आज ही थोड़ी लगेगा इंपेयरमेंट, तो साल के बाद लगे। तो कैरिंग अमाउंट कितनी होगी बाकी एसेट्स की, बोलो। ये जो 3000 थी, इन पे डेव वेप लग के कितना हो गया 27। ये ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि और खरीदी हुई हो सकती है। एक्सक्लूडिंग गुडविल, रिकवरेबल अमाउंट के से में कितनी है 2000 और 2 में कितनी है 2800। कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस और ये एनसीआई। अब आप अनरिकॉग्नाइज्ड एनसीआई बता दो कितने का होता। अगर ये गुड एनसीआई सही सही मेजर होता तो यहाँ पर कितना होता, 3000 की बजाय 3200 अपने आप में कितने 80% है, तो क्या होता 20% कितना होता, 20% कितना होता 800 होता। तो अगर मैंने एनसीआई शुरू से ही 200 एक्स्ट्रा लिया होता तो गुडविल भी कितनी होती। तो आप हमेशा कौन से वाला मान लो, सेकंड वाला मेथड मान लो। तो एनसीआई का कितना बढ़ा दिया इसने 200, 1027। ये एंट्री समझ में आ रही है ना, एक्स्ट्रा 200 200 जोड़ दो, भले ही अपने आप हमेशा ये मान लो एनसीआई फेयर वैल्यू पर है, भले ही इसने कैसे निकाला हुआ है एनसीआई नेट एसेट के शेयर पर, आप एनसीआई हमेशा किस पर मान लो फेयर वैल्यू पर। अब ये हो जाता तो गुडविल हमारी बुक में कितने की होती 1000 की, और बाकी एसेट 2700 की है, तो टोटल कितना हो गया। तो ये 3000 नहीं लेना, बाकी एसेट्स एक साल बाद चेक करें 3700। लॉस कितने का आ गया 2000। अभी किस पर पड़ रहा है सारा का सारा, नहीं लॉस कितने का आ गया सॉरी 1700। रिकवरेबल अमाउंट 2000 है, क्वेश्चन में दे रखी है, और सेकंड केस में कितने दे रखे हैं 2800। पहले हम कौन सा करते हैं, सेकंड केस करते हैं, वो इजी है इसलिए, फिर इस पर आएंगे। वही 3700 तक तो सेम ही है, ठीक है। लॉस कितने का आ गया 900 का, 900 का लॉस कंप्लीटली किस पर जाएगा गुडविल पे। अब टोटल गुडविल अगर रिकॉर्ड की होती तो क्या होता, टोटल गुडविल रिकॉर्ड की होती 900 की, टोटल राइट ऑफ करते तो क्या करते एनसीआई पी एंड एल टू गुडविल कितने का 900। एनसीआई पे कितना आता 80% यहाँ आता और 20% इधर आता। अब एनसीआई वाला गुडविल राइट ऑफ करना ही नहीं है, तो एंट्री क्या बनेगी पी एंड एल टू गुडविल 720 की। तो ये कहता है पेरेंट्स में राइट ऑफ होगा। टोटल गुडविल होती तब कितना राइट ऑफ होता 900। ये तो एनसीआई के साथ वाली गुडविल है। अब पेरेंट पेरेंट की रिकॉग्नाइज्ड है तो 80% कर दिया। अब सेकंड केस क्या है, जब इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी हो 2000 हो, तो लॉस कितने का आता 1700 का। तो 1700 का लॉस आता और तो फुल गुडविल होता तो क्या करते आप पी एंड एल एनसीआई टू गुडविल, गुडविल फुल गुडविल में गुडविल कितने की होती 1000 की। तो 1700 में कितने पर डालते 1000 गुडविल पर और 700 अलग अदर एसेट्स पर, और 1700 को किस रेशो में बांटते 20% कितना आता है 340, और 80% कितना आता है 1360। अब गुडविल में एनसीआई का शेयर हटा दो, गुडविल में एनसीआई का शेयर कितना है 1000 में से 200 माइनस कर दो, तो डेबिट में से भी 200 माइनस कर दो। तो अब बताओ एनसीआई पर लॉस कितना रह गया 140, और पेरेंट पर कितना रह गया 1360। अब पेरेंट का लॉस 1360 कैसे है 800 गुडविल का है, क्योंकि गुडविल तो पेरेंट वाली है, 1000 माइनस 200 800 और 560। समझ गए, बोलो। तो बच्चों फाइनली आपको क्या करना है, अगर प्रोपोर्शनेट शेयर पर भी है तब भी आप एक बार क्या समझो, नेट एसेट तो सारों की है, गुडविल अगर प्रोपोर्शनेट शेयर वाली है तो भी अनरिकॉग्नाइज्ड उसमें क्या कर दो ऐड, और टोटल क्या आ जाएगी कैरिंग अमाउंट, और टोटल क्या आ जाएगी रिकवरेबल अमाउंट।
लॉस आ जाएगा, उस लॉस की एंट्री क्या डाल दो, क्योंकि अब ये टोटल गुडविल का लॉस, मतलब टोटल पर है लॉस, तो एंट्री क्या डाल दो, पहले जितनी भी टोटल वाली गुडविल। एग्जांपल से समझ लो, भले आपकी बुक में कितना रिकॉर्डेड है 240 है, आप एक बार क्या मान लो 300 है, क्योंकि लॉस किससे किस हिसाब से निकालना है, 300 लेके निकालना है ना, तो लॉस कितने का आ गया 100 का आ गया। अब 100 का लॉस गुडविल पे आएगा, P&L 100 के लॉस में तो 80-20 है, लेकिन आपको अब क्या करना है, एनसीए वाली गुडविल राइट ऑफ नहीं करनी है, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, तो एनसीए का काट दो और इसमें से एनसीए का गुडविल, समझ गए क्या, 20%, 20 का 20 एनसीए काट दो, तो लिखोगे कितना कि लॉस टोटल कितना आएगा 100, लेकिन राइट ऑफ कितना करना है 80, क्योंकि रिकॉर्डेड ही कितना है 80, तो P&L टू गुडविल सिर्फ 80 की एंट्री डलेगी। अब लॉस गुडविल से ज्यादा आ जाए तो क्या करोगे, पहले गुडविल 300 और ये 100 और 400, 320 है और गुडविल का है, लेकिन अब फिर गुडविल में से क्या माइनस कर दो, एनसीआई का शेयर। टोटल गुडविल 300 की तब होती जब एनसीआई रिकॉर्डेड होता, तो एनसीआई की तो 60 रिकॉर्डेड ही नहीं है, गुडविल राइट ऑफ कितनी कर सकते हो 240, और वो यहाँ पर आगे डेबिट, पक्का ना। फिर आप बता देना कि टोटल लॉस कितना बुक होगा 240 प्लस 100 340, जो किसमें कितना कितना एलोकेट होगा, पेरेंट में 320 और एनसीआई में 20, पक्का कर दोगे ना। चलो हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें भी है, एक बार मैंने स्टडी मटेरियल से निकाल लिया, ठीक है। पेरेंट एक्वायर 80% ओनरशिप इंटरेस्ट फॉर 2100, सब्सिडरी की नेट एसेट कितने की थी 1500, और एनसीआई को कैसे मेजर करना है, प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट ऑफ सब्सिडरीज नेट एसेट, ठीक है, ये पक्का ऐसे ही आएगा। असेट्स ऑफ द सब्सिडरी ये सारी मिला करके टुगेदर आर द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ asset that generate cash inflows that are largely independent of cash inflows from other assets। तो ये कह रहा है सब्सिडरी में कोई 3 सीजीयू नहीं है, सब्सिडरी खुद अकेली क्या है, एक सीजीयू है, सब्सिडरी में भी क्या हो सकते हैं एक से ज्यादा सीजीयू, आगे बात करेंगे। सिंस अदर कैश जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ पेरेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम द सिनर्जीज ऑफ द कॉम्बिनेशन, द गुडविल ऑफ 500 रिलेटेड टू दोज सिनर्जीज हैज बीन allocated टू अदर सीजीयूज विद इन द पेरेंट। इस लाइन की वजह से मैं करा रहा हूँ, नहीं तो ये उसके जैसा ही हो जाता। अब सुनो ध्यान से, ये पेरेंट है, ठीक है, इसमें 1 2 3 सीजीयू है, और ये सब्सिडरी है, इसमें भी 1 2 3 सीजीयू है। अब सब्सिडरी की नेट एसेट 1000 है, और मैंने इसके कितने दिए 1200, तो गुडविल कितने की आ गई 200, मान लो 100% एक्वायर किया है, तो गुडविल कितने की आ गई 200। अब वो गुडविल अकेली अकेली इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट होती नहीं है, तो गुडविल को क्या करना पड़ेगा एलोकेट, तो ये जरूरी नहीं है कि इन 3 में एलोकेट हो, ये हो सकता है इधर से एक में और इधर से इसमें हो जाए। पेरिट को भी तो क्या हो सकता है सिनर्जी का बेनिफिट्स, जैसे आपके स्टडी मटेरियल में थियरी में एग्जांपल लिखा हुआ है कि एक कंपनी क्या बनाती है ग्रूमिंग प्रोडक्ट बनाती है, बट आज तक इसने क्या नहीं बनाया रेजर नहीं बनाया, रेजर मतलब शेव करने वाला, और दूसरी तरफ इसने किसी रेजर वाली कंपनी को खरीदा है, रेजर बनाने वाली कंपनी को, तो रेजर बनाने वाली मान लो जिलेट को खरीदा है, ठीक है, और ये कंपनी क्या बनाती है कोई और ग्रूमिंग प्रोडक्ट। अब इसको पता है कि जैसे रेजर वाला इधर आके बिकेगा ना, रेजर के प्रोडक्ट बेचेंगे जिलेट, और मतलब शेविंग प्रोडक्ट्स नहीं बनाती जिलेट, और ये बेचेंगे, तो हमारा इधर से क्या होगा फेस वॉश भी ज्यादा सेल होगा। तो गेन तो किसको हो सकता है, इसको खरीदने से हमने 500 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे दिए, क्योंकि हमारे ग्रूमिंग प्रोडक्ट को भी क्या होगा, जो ऑलरेडी हम अदर देन शेविंग प्रोडक्ट्स जो बना रहे थे, जैसे मैं फेस वॉश बेच रहा था, इसके रेजर और क्रीम आ गई, शेव वाली क्रीम आ गई, तो इसको मेरे पास खरीदने से मेरे फेस वॉश भी तो ज्यादा बिकेंगे, तो जो 500 रुपए एक्स्ट्रा दिया है हो सकता है कि वो 300 इस सीजीयू में आ जाए और 200 किस में आ जाए पेरेंट में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे हो ना कि गुडविल को पहले एलोकेट करना पड़ेगा, और फिर एलोकेट करने के बाद उन सीजीयूज पर क्या लगाना पड़ेगा इम्पेयरमेंट, समझ गए। तो गुडविल हम किस में भी एलोकेट कर सकते हैं पेरेंट में, और इस क्वेश्चन में यही हो रहा है कि गुडविल आएगी कितनी, पहले तो ये बताओ नेट एसेट कितने की आगे 2100 नहीं 1500, हमने पीसी कितना दिया 2100, गुडविल कितने की आएगी, एनसीआई किस पर मेजर किया इसने नेट एसेट का 20%, तो 1500 का 20% कितना आएगा 300, और गुडविल कितने की आगे 2400 माइनस 1500 900 की। अब 900 में से ये क्या कह रहा है 500 की गुडविल तो किस पर चलेगी सीजीयू विद इन पेरेंट, अदर सीजीयूज विद इन पेरेंट में चलेगी, मतलब
500 यहाँ आ गई तो 400 यहाँ रह गए, और 400 क्या है, सिंस अदर सीजूज cash generating units of parents are expected to benefit from the synergies of combination, the goodwill of 500 related to those CGUs has been allocated to other CGUs within parent। तो इसके अंदर कितनी रहेगी सब्सिडरी में 400, टोटल 900 में से 400 रहेगी, 900 में से कितनी रहेगी 400। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो ग्रोस के हिसाब से करना है, तो ग्रोस होता तो क्या होता, एनसीए कितने पर आता 2100 अपने आप में 80 है, तो 20 करना कितना आता 525, तो 225 इधर और होता, और गुडविल का भी कितना होता 225। बताओ अगर टोटल पे वैल्यू किया होता तो गुडविल कितने की आती, बच्चों अब ये फुल गुडविल होता तो क्या करते हैं हम, पहले बताओ 2100 हमने क्या दिया पीसी, एक बार वापस से बोलना, उसने नायक ने वीडियो रोक दिया था, पीसी कितना दिया 2100, एनसीआई कितने का आ गया 1500 का 20%, 300, और नेट एसेट कितने के 1500, तो गुडविल कितने की आ गई 900। बट एनसीआई किस पर है, नेट एसेट पर बेस्ड है, अगर फुल एनसीआई होता तो क्या होता 2100 अपने आप में 80 पर है, तो 20 कितना होता 525, और गुडविल भी अकॉर्डिंगली 225 बढ़ जाते। तो अब तो इसमें सीधा सीधा पिछला क्वेश्चन तो क्या था, एक सब्सिडरी सीजीयू थी, सारी गुडविल किसमें थी सब्सिडरी में थी, तो 900 प्लस 225 सारी सब्सिडरी की थी, लेकिन यहाँ सब्सिडरी सीजीयू तो वही है, सब्सिडरी तो अकेली एक सीजीयू है। असेट्स ऑफ सब्सिडरी टुगेदर आर द smallest group of assets that generate cash inflows that are largely independent of cash inflows from other assets of the group। तो सब्सिडरी तो केवल एक सीजीयू है, लेकिन बेनिफिट खाली सब्सिडरी की सीजीयू को नहीं है। पिछली बार जो गुडविल थी वो किसकी थी, सब्सिडरी को एक्स्ट्रा पैसे दिया, गुडविल राइज हुई, और उसका बेनिफिट भी किसको हो रहा था सब्सिडरी वाली सीजीयू को। अब सब्सिडरी को एक्स्ट्रा पैसा दिया, गुडविल राइज हुई, लेकिन उसका जो बेनिफिट हो रहा है वो सब्सिडरी वाली सीजीयूज को तो हो ही रहा है, कुछ पेरेंट को भी हो रहा है। तो पेरेंट वाले को कितना हो रहा है 500, तो सब्सिडरी वाले में कितना रह जाएगा 900 में से 500 गया, तो सब्सिडरी वाले में कितना रह जाएगा 400। तो अब ग्रोस पूरे 900 को करने की जरूरत ही नहीं है, 400 को ही क्या कर लो ग्रोस कर लो। अभी एग्जांपल लेते हैं, सब्सिडरी की आगे की कैरिंग अमाउंट कितने की होगी एक साल बाद की 1350, 1500 थी, आगे कितने की होगी 1350 होगी पक्का, और रिकवरेबल अमाउंट कितने की है 1000। मॉक ड्रिल बच्चों, इस सीजीयू में कितनी रहेगी सब्सिडरी वाली सीजीयू में 400, बाकी नेट सेट थी 137550, और टोटल कैरिंग अमाउंट ये होगी। अब ये 400 अपने आप में 80 है, तो पहले इसको ग्रोस कर लिया, बुक में 400 है, लेकिन हम एक बार क्या करेंगे 500 कर देंगे, और 1850 आ गया। रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 1000, तो लॉस कितने का आ गया 850 पहले किस पर जाएगा गुडविल पे, तो टू गुडविल कितना आ जाएगा 500, टू अदर एसेट्स कितना आ जाएगा 350, पी एंड एल एनसीआई डेबिट हो जाएगा 80-20 के रेशो में। फिर मैं कहूंगा कि गुडविल मुझे कितनी राइट ऑफ करनी है 100 ही, 400 राइट ऑफ करनी है, क्योंकि रिकॉग्नाइज कितनी है 400, तो इधर से 100 काट दूंगा और इधर से 100 काट दूंगा। एक बार बांटना 850 को बांटना 20 के रेशो, 170 माइनस 100 तो 70, और उस पर कितना रह गया 680। तो लॉस कैसे बुक होगा 680 पीएनएल में जाएगा, एनसीआई को जाएगा 70 कौन सा है सिर्फ इस एसेट का 20%, ना कि ये वाला। तो अब इसने क्या बोला लॉस कितने का आ गया 850, पहले गुडविल पर जाएगा, तो 500 किस पर जाएगा गुडविल पे, लेकिन आगे क्या बोला राइट ऑफ कितना होगा सिर्फ 400, क्योंकि रिकॉर्ड ही कितने 400, तो गुडविल राइट ऑफ कितनी होगी 400, लॉस किस में जाएगा सिर्फ पेरेंट में। अब कितना रह गया 350, और 350 क्या जाएगा रिमेनिंग एसेट्स में, और ये रिमेनिंग एसेट वाला दोनों पे जाएगा। तो टोटल लॉस कितने का आ रहा था हमारा, बोलो ना बच्चों 850, जिसमें गुडविल वाला को राइट ऑफ, पेरेंट वाले सब्सिडरी के गुडविल के शेयर को राइट ऑफ नहीं करना। तो 850 में गुडविल कितने की थी 500, लेकिन राइट ऑफ कितनी करनी है 400, तो सब्सिडरी में चला गया। ये तो गुडविल वाला तो पेरेंट में जाएगा, बाकी कितने का रह गया 350, वो उसका जाएगा रिमेनिंग एसेट्स पर।
और ये कौन बेयर करेंगे, P&L और NCI, ये सिर्फ P&L। ठीक है, तो एक बार मैं फाइनल इसको क्या कर देता हूँ, रिपीट। क्वेश्चन था स्टडी मटेरियल का 5th, टोटल कितने दिए थे हमने 1500, इसको हटाओ पहले तो, टोटल कितने दिए थे हमने, नेट एसेट थी कितने की 1500 की, और रुपए कितने दिए थे 2100, तो नेट एसेट 15 और पैसी पीसी कितना दिया था 2100, पक्का। एनसीए का कितने 1500 का 20%, और ये गुडविल आ गई 900। ये कौन सी गुडविल है, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट के, लेकिन ये 900 में से 500 क्या है, दूसरी सीजीयूज पर चलेगी। तो जो सीजीयू हम राइट ऑफ कर रहे हैं जिसको हम, उसमें कितनी है 400, तो 900 में से कितनी है 400, 400 की गुडविल है, बाकी एसेट कितने की है 1350, तो टोटल कितना हो गया 1750। बट ये 400 वाली गुडविल अपने आप में कितनी है 80% है, तो अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल और जोड़ दो, तो कितने का आ गया 1850, और रिकवरेबल अमाउंट कितने की है 1000, तो लॉस कितने का आ गया 850। 850 गुडविल पे कितना जाएगा 500, लेकिन राइट ऑफ कितनी करेंगे 400, रिमेनिंग कितना रह गया 350, वो इन एसेट्स पर जाएगा, राइट ऑफ भी 350 करेंगे और P&L और NCI दोनों में बांटेंगे, इतनी सी बात है। और 400 वाला लॉस सिर्फ किस में जाएगा P&L में, मतलब पेरेंट के शेयर को। ग्रेट लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 अप्रैल फॉर ₹7 करोड़। ग्रेट लिमिटेड ने एसेट कितने की एक्वायर की 7 करोड़ की, और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है 7 ईयर्स। मशीन को डेप कर लगा रहा है, किस बेसिस पर, SLM बेसिस पर, कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। 1 अप्रैल 16 को, मतलब कितने टाइम बाद 4 साल बाद। मशीन की वैल्यू कितनी कर दी इसने 5.1 करोड़, और सरप्लस आएगा इससे, वो रिवैल्यूएशन में क्या कर दिया क्रेडिट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, उसके भी कितने साल बाद 2 साल बाद। इम्पेयरमेंट का इंडिकेशन लगा, और रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 79। कैलकुलेट द लॉस ऑन इम्पेयरमेंट ऑफ मशीन एंड शो हाउ दिस लॉस विल बी ट्रीटेड इन द P&L ऑफ ग्रेट लिमिटेड। इस लाइन की वजह से करा रहा हूँ। ग्रेट लिमिटेड हैज फॉलोड द पॉलिसी ऑफ राइटिंग डाउन द सरप्लस बाय इंक्रीज चार्ज ऑफ डेप रिजल्टिंग फ्रॉम द रिवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या बताता हूँ, पहले बताओ मशीन कितने की थी 7 करोड़, 7 ईयर्स की लाइफ थी, 4 साल तक चलती रही, कोई दिक्कत नहीं है। 4 साल के बाद 5.1 हो गए 7 करोड़। 7 ईयर की लाइफ, एनुअल डेप, 4 साल का डेप काटा 3 करोड़, वैल्यू कितनी होगी 5.1 करोड़। यहाँ एंट्री क्या डल गई, असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, जो किस में जाता है OCI में। ठीक है, ये PP में बताते हैं, बढ़ाते हैं तो किस में जाता है OCI में। कितना आ गया 5.1। अब आगे डेप कितना हो गया 5.1/3, कितना बढ़ने लग गया डेप, हर साल कितना एक्स्ट्रा डेप लगने लग गया 1.7 तो लगने लग गया, पहले कितना लग रहा था 1 CR। तो रिवैल्यूएशन जितना बढ़ा कितना एक्स्ट्रा हो गया 2.1 एक्स्ट्रा हो गया। देखो ये 5.1 क्या था, असेट की वैल्यू बिना रिवैल्यूएशन की कितनी बची हुई थी 3, उसमें कितना बढ़ गया 2.1 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई 4 निकल गए तो 3। तो ये एक तो आ ही रहा था पहले भी, लेकिन ये 2.1 भी अब क्या होने लग गया एक्स्ट्रा डेप लगने लग गया। तो ये जो एक्स्ट्रा डेप है ना, जितना P&L में एक्स्ट्रा डेप आता है, आप चाहो तो रिवैल्यूएशन रिजर्व भी उतना उतना कहाँ डाल सकते हो रिटेन्ड अर्निंग में। 2.1 डिवाइड बाई 3 0.7 आ जाएगा। चाहे वैसे निकाल लो एक्स्ट्रा डेप कितना आया, पहले कितना आता था 1 CR, अब कितना आ रहा है 1.7 CR। और नहीं तो ये देखो कि ये 2.1 ही आगे 3 सालों में राइट ऑफ हो रहा है टू रिटेन्ड अर्निंग। P&L में ही डालना, लेकिन फ्री रिजर्व में डाल सकते हो कितना 0.7, और ये जरूरी नहीं है डालो, ये आपकी चॉइस है। तो ये कह रहा है कि कंपनी ने ऐसा किया है, रिवैल्यूएशन सरप्लस को राइट डाउन करते जा रहे हैं, मतलब कम करते जा रहे हैं। अब 2 साल बाद क्या हुआ, 2 साल के डेप और लगा दिए, ये आ गई। अब रिकवरेबल अमाउंट है इतनी 0.79 क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ अपवर्ड रिवैल्यू किया पक्का, 2 साल के डेप काटे 1.7 आने लग गए, 1.7 रह गया, और रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ गई 0.79। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितने का आ गया 0.91 का। इम्पेयरमेंट लॉस कितने का आ गया 0.91 का। अब रिवैल्यूएशन रिजर्व से लेते अगर पूरा पड़ा होता तो 2.1 कहाँ से पड़ा होता, लॉस तो कम ही है, लेकिन ये कह रहा है कि आप कंपनी हर साल कम कर रही है, तो 2 सालों में कितना कम कर दिया होगा
कितना कम कर दिया, 2.1 था, उसमें से 0.7 दो बार कम कर दिया, तो 1.4 कम कर दिया, तो कितना रह गया, 2.1 माइनस 1.4 कितना रह गया, 0.7। तो 0.7 तो किससे ले लो, टोटल लॉस में से 0.7 तो किससे ले लो, रिवैल्यूएशन से, बचा हुआ किस में से जाएगा, पी एंड एल में से। PQR लिमिटेड ने क्या किया, इज अ कंपनी विच हैज परफॉर्म वेल इन पास्ट बट वन ऑफ द मेजर एसेट आइटम ऑफ पीपी, इसमें सिग्निफिकेंट डेप्रिसिएशन ये सब हो गया, डिटेरियोरेशन हो गया परफॉर्मेंस में। तो मैनेजमेंट एस्टिमेट एक्सपेक्ट्स टू यूज द मशीन फॉर अ फर्दर 4 years, आगे 4 साल तब भी चलेगी लेकिन रिड्यूस लेवल पर चलेगी, और 4 साल बाद इसको क्या कर देंगे, स्क्रैप। अगले 4 सालों के फाइनेंशियल्स दे रखे इसने, डिस्काउंट रेट कितनी है, 9%, बेचे तो कितना मिलता है, 6 lakhs माइनस 96,000, पहले रिवैल्यू की हुई है, और कितने का अपवर्ड गेन पड़ा हुआ है, 36,000 रिवैल्यूएशन सरप्लस में पड़ा हुआ है। अब कैरिंग अमाउंट है 660, कैरिंग अमाउंट आ गई 660, ये कैश फ्लो थे, इनके पीवी निकाल ली, और वैल्यू इन यूज, तो बेचें तो कितना मिलता है, 6 lakhs माइनस ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो इन दोनों में से ज़्यादा क्या आ गया, 588, तो 660 को कितना करना है, 588, लॉस बुक कर देंगे, कितने का, 71। अब 71 में से कितना रिवैल्यूएशन में पड़ा हुआ है, 36, तो इतना रिवैल्यूएशन से ले लेंगे, बाकी पी&एल से। अब मुझे तो इसलिए कराना है कि इंडियन गवर्नमेंट हैज इंडिकेटेड दैट इट मे कंपनसेट, इंडिकेशन है कि हम कर सकते हैं, करा तो कुछ है ही नहीं, तो इसका सिर्फ नोट डाल देना कि इसका अभी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा, जब वो कंपनसेशन देगी तब क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक टू पी&एल, या जब सर्टेन हो जाएगा, जब वो रुपए आएंगे तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट टू पी&एल, उसका इम्पेयरमेंट के लॉस से कोई लेना देना नहीं है। इस क्वेश्चन की वजह से बताया, वुड बी अकाउंटेड फॉर एज सच व्हेन इट बिकम्स रिसीवेबल, गवर्नमेंट ने स्टेट किया इट मे रिम्बर्स, तो अभी कोई क्रेडिट नहीं मानना है इसका, ठीक है बच्चों। अगर इस बुक से कर रहे हो तो 9th क्वेश्चन मत करना है, ये क्या है, CA इंटर का S28 का है, तो इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है, इंडिया जैसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, ये एक्चुअल में इम्पेयरमेंट का कोई खास नहीं है, किसका है, डेफर्ड टैक्स का है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हम रिवीजन कर रहे हैं। तो मर्क्यूरी लिमिटेड की आइडेंटिफाइबल एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी है, 1000, रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 650, टैक्स बेस किस में आता है, इंड AS 12 में, डेफर्ड टैक्स DTA DTL बनाने का, टैक्स बेस कितने का है, 800, टैक्स रेट कितनी है, 30, impairment losses are not deductible for tax purpose, what would be the impact of impairment loss on related deferred tax assets liabilities against the carrying amount, पहले कैरिंग अमाउंट कितने की है, 1000, अब रिकवरेबल अमाउंट कितने की होगी, 650, तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना डाल दिया, 350, बस इम्पेयरमेंट की बात तो इतनी है। टैक्स बेस का मतलब इनकम टैक्स में WDV कितनी थी, पहले भी 800 थी और आगे भी कितनी थी, 800 थी, तो उस AS में लिखा है अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो किससे, टैक्स बेस से, तो आपको क्या बनानी होती है, DTL। कैरिंग अमाउंट कितने की है, 1000, टैक्स बेस कितना है, 800, तो कितनी ज़्यादा है, 200, तो 200 का 30% कितना आएगा, 60, इसकी क्या बनानी पड़ेगी, DTL, ये तो पहले से था। अब कैरिंग अमाउंट रहेगी कम, तो अब क्या बन जाएगी, DTA, पहले कैरिंग अमाउंट थी 1000 और अब कितने की होगी, 650, और टैक्स बेस तो उतना ही बड़ा है, इनकम टैक्स इम्पेयरमेंट लॉस कभी भी अलाउ नहीं करता, तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग पहले भी WDV ब्लॉक की कितनी थी, 800, अब भी इतनी है, ठीक है, तो इन अब ये क्या बनानी है, DTA 45 की, तो 60 की लाइबिलिटी को क्या करना है, 45 की DTA बनानी है, तो रिलेटेड एंट्रीज क्या होगी, पहले तो इम्पेयरमेंट लॉस टू इम्पेयरमेंट लॉस टू एसेट, कितना राइट ऑफ करेंगे, 350, और फिर DTL जो पहले थी 60 की उसको खत्म कर देंगे, और क्या लाएंगे, DTA कितने की, 45 की, टू P&L कितने का, 105। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन 31 मार्च 2001 विजन लिमिटेड ने 80% शेयर एक्वायर किए, कितने के, 190 के, फेयर वैल्यू नेट एसेट मिशन की जिसके शेयर एक्वायर किए हैं 80%, 190 में, उसकी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स कितने की है, 200 millions, इट इज द ग्रुप पॉलिसी टू वैल्यू द NCI ऑन द डेट ऑफ प्रोपोर्शनेट शेयर, ये हमेशा किस पर ही देगा तुम्हें, प्रोपोर्शनेट शेयर, तो कितने का आएगा NCI, 200 का 20%,
40। गुडविल कितने की आ जाएगी? नेट एसेट कितने की डेबिट होगी? 200, 2 NCI 40, 2 PC 190। तो गुडविल कितने की होगी? 230 का क्रेडिट है तो गुडविल डेबिट कितने की आ जाएगी? 230 माइनस 230। पक्का? 200 का क्या है? कैरिंग अमाउंट। इट इज द ग्रुप्स पॉलिसी टू वैल्यू द NCI इन सब्सिडीज एट द एंड ऑफ एक्विजिशन एट इट्स प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ फेयर वैल्यू। 31 मार्च 4 को एनुअल रिव्यू करती है गुडविल के लिए CFS में, और इसको लगा कि इम्पेयरमेंट का क्या है? एविडेंस है। लेकिन इसको पिछले 2 सालों में इम्पेयरमेंट का कोई एविडेंस नहीं लगा। एक को था, 4 को एविडेंस है, 2, 3 में इसको कोई एविडेंस नहीं लगा। अब ये क्या कह रहा है कि इम्पेयरमेंट के एविडेंस वाले टाइम कैरिंग अमाउंट इतने की है और वैल्यू इन यूज इतने की, और गुडविल किसी भी एक CGU पर अलग से एलोकेट नहीं हो सकती। देखो अब CGU गुडविल अगर एलोकेट करनी है, इस CGU पर है, ये 3 CGU है, इनके ऊपर ही एलोकेट होगी, इससे छोटे लेवल पर एलोकेट नहीं होगी। तो पहले इन 3 CGU को पहले बिना गुडविल एलोकेट किए क्या करना है? इम्पेयरमेंट लॉस प्रोवाइड करना है, और उसके बाद में गुडविल एलोकेट करने के बाद करना है, और उसमें पहले सबसे पहले फिर किसको डालना है? गुडविल को। तो पहले इनका इंडिविजुअल देखो, ये टोटल है 170 और वैल्यू इन यूज कितनी है? 180। इस पे लॉस नहीं है, सिर्फ इस पे लॉस है 24 का, और इस पे भी लॉस नहीं है। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि यूनिट बी पे कितने का लॉस चार्ज कर दो? 24 का। 90 माइनस 66 कितने का आ गया? 24 का। और वो किस पर चार्ज हो जाएगा? इंटेंजिबल एसेट्स पर, PP पर, करंट एसेट्स पर नहीं होगा। पक्का? इसमें क्या होता है? स्टॉक होता है, डेटर होते हैं, तो उन पर अलग रेस लगता है ना। तो इंडेक्स 2 लगता, इंडेक्स 2 जहाँ लग जाता है वहां पर ये नहीं लगता, फाइनेंशियल एसेट्स पर ये नहीं लगता। तो करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर ही तो होते हैं। तो इसलिए 24 का लॉस इन दोनों को कैरिंग अमाउंट के रेशो में बांट दिया। अब इसकी रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितने की रहेगी? 66। अब यूनिट A, यूनिट B, यूनिट C, इन तीनों की क्या लिख दी? रिवाइज कैरिंग अमाउंट। अब गुडविल कैसे आएगी? गुडविल आई थी 30, अब उसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा 80 इंटू 100, तो कितने का हो गया? 37.5, और टोटल कितना हो गया? 373.5। अब ये कह रहा है कि इसकी टोटल एंटिटी की कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 350। तो लॉस कितने का आ गया? 350 का। तो गुडविल पर कितना आ गया? 23.5। अब हमें 23.5 तो तब राइट ऑफ करें जब 100% गुडविल हो। हमें 80% गुडविल राइट ऑफ करनी है, तो 23.5 का कितना आएगा? 18.8। तो इसमें और बाकियों में अंतर क्या है? इसमें गुडविल वाला तो वो 80% वाला तो चल ही रहा है, प्लस क्या है? पहले से 3 CGU दे रखी है, तो पहले उन पर अपना अपना क्या करोगे? इम्पेयरमेंट लगाओगे। तो पहले इम्पेयरमेंट लॉस लगाने के बाद बी की वैल्यू चेंज होगी, और उसमें भी सारी अलग अलग एसेट्स थी, तो करंट एसेट्स पर नहीं डाला। उसके बाद में क्या है? गुडविल को ग्रॉस किया, लॉस गुडविल गुडविल पर ही आया, क्योंकि 23.5 का लॉस है, हम तो कितने तक का लॉस गुडविल पे डालेंगे? 37.5। तो 23.5 तब राइट ऑफ करता है जब टोटल गुडविल होती। ये 80% ही इसका क्या करना है? राइट ऑफ। लिख दोगे थ्योरी में 80% राइट ऑफ किया जाए? पक्का?